Lecture number 2. What is chain rule? How to solve chain rule derivatives. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली चेन रूल को, चेन रूल डेरिवेटिव्स को और फिर कैसे सॉल्व होते हैं चेन रूल डेरिवेटिव्स और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। मैं हूँ अर्शिया और आप देख रहे हैं AMS। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको मिल सके अपडेट्स हर नई आने वाली वीडियो की। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2, हम क्विक व्यू देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन। उसके बाद हमने स्टडी किया था डेरिवेटिव्स को थ्योरी के थ्रू। फिर हमने स्टडी किया था बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स या बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है। फिर हमने देखा था डेरिवेटिव्स डिफरेंट फंक्शन के लिए, लाइक साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं, ln फंक्शन और डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमने डेरिवेटिव्स को स्टडी किया था। फिर हमने क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स देखे थे। क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि अगर आपको दो फंक्शन दे दिए जाए तो उसमें एडिशन हो तो किस तरह के रूल अप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो किस तरह का रूल अप्लाई किया जाएगा, दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो किस तरह का रूल इस्तेमाल किया जाएगा, या कांस्टेंट के साथ अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए तो उस वक्त किस तरह डेरिवेटिव्स अप्लाई होगा, ये हमने क्विक रूल में देखा। फिर उनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने देखा था, क्विक रूल को भी और जनरल एग्जांपल्स भी डेरिवेटिव्स की। व्हाट इज़ चेन रूल? चेन रूल क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि चेन रूल क्या है तो सिंपल उसकी डेफिनेशन है रीचिंग ऑन स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी कि चेन रूल मेरे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन पर रीच। लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिकली होता क्या है? रियल मीन्स स्टैंडर्ड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आपने देखा होगा जब भी आपको कोई भी फंक्शन डेरिवेट करने के लिए दिया जाता है तो वो किसी ना किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। तो वो जो वेरिएबल होता है जिस पर वो फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है तो उसे स्टैंडर्ड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास साइन एक्स होता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिंपल एक फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। देखिए ये साइन है, ठीक है, ये साइन है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स। तो ये साइन फंक्शन है, ये जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करूं, जैसे ये मुझे साइन एक्स दे दिया गया है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना होगा तो इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। कैसे डायरेक्ट मिलेगा? अब देखें, मैंने क्या किया, मुझे मिला साइन, मैंने इसको डेरिवेट किया डायरेक्ट ऑन डेफिनेशन, ये साइन से कॉस में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हम पढ़ते थे साइन से सिर्फ कॉस में तब्दील कर दिया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, साइन से कॉस में तो हम बदल देते हैं। ठीक है, जब डेरिवेट करते हैं साइन को तो वो कॉस में तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके एंगल पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि साइन एक्स सिंपल होता है कॉस एक्स में तब्दील कर देते हैं, एक्स पे डेरिवेटिव इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि एक्स पे जब अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाता है। ये अंडरस्टूड सी बात है, ये याद रखिएगा। जब भी कोई फंक्शन किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो अगर उस वेरिएबल की पावर 1 है और उसका कोएफिशिएंट 1 है तो उस पर डेरिवेटिव हम लगा के नहीं दिखाते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन है, ठीक है, वो जो वेरिएबल है उसका आंसर 1 आएगा। ये अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल पर अगर डिपेंड कर रहा है तो अगर उसकी पावर मोर देन 1 होगी या उसका कोएफिशिएंट मोर देन 1 होगा तो फिर उस पर हमें डेरिवेटिव लगा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास ये तो सिंपल साइन एक्स था, लेकिन अगर मुझे साइन एक्स के बजाय साइन स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, ठीक है, अगर साइन एक्स के बजाय मुझे साइन स्क्वायर एक्स दे दिया जाए तो इस सूरत में मुझे डेरिवेटिव कैसे निकालना होगा? ऐसी सूरत में मैं अप्लाई करती हूँ चेन रूल। कैसे चेन रूल अप्लाई करती हूँ?
देखिए मेरे पास साइन एक्स था, साइन एक्स डायरेक्टली कॉस में तब्दील हो जाता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट कॉस में तब्दील नहीं होता। इस पे सबसे पहले पावर का लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ क्या होता है कि पावर को कोफिशिएंट में उतारें फंक्शन के साथ, और इसके बाद पावर में से 1 माइनस कर देता हूँ। देखें मैंने 2 कोफिशिएंट में उतार दिया और 2 में से 1 माइनस किया तो खाली साइन एक्स बच गया। ठीक है, साइन एक्स बच गया। अब इस साइन एक्स को मैंने पावर के ऊपर डेरिवेट कर दिया। अब मुझे विदाउट पावर भी इस फंक्शन को डेरिवेट करना है, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी साइन एक्स पे। तो सिंपल वही तरीका रहेगा, ये 2 साइन एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये साइन एक्स जो है वो कॉस में तब्दील हो जाएगा जैसे प्रीवियसली था। देखिए पहले पावर की वजह से ये चीज़ ऐड हो गई, लेकिन फिर हमें जो सिंपल फंक्शन मिल गया पहले की तरह, तो वो हमने उसको डायरेक्ट डेरिवेट कर दिया और किस में चेंज कर दिया, कॉस एक्स में। देखिए ये चीज़ जो हमने अप्लाई की है ये हमारे पास कहलाती है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, एक सीरीज ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि आपको फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन नहीं दे जाएंगे, बल्कि आपको फंक्शन किस तरह दिए जाएंगे कि एक फंक्शन है वो जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, अब उस वेरिएबल की जगह अगला फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अब जैसे ही आप फर्स्ट को डेरिवेट करके वो जो फंक्शन को जैसे ही डेरिवेट करेंगे आप उसके वेरिएबल की तरफ मूव करेंगे तो पता चलेगा आपको अगला फंक्शन मिल जाएगा। वो फंक्शन को आप डेरिवेट करेंगे तो पता चले वो फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था वहाँ पे भी आपको अगला एक फंक्शन मिल रहा है। तो वो एक सीरीज़ की सूरत में आप डेरिवेट करते जाएंगे और फिर आखिर में आपको आपका स्टैंडर्ड फंक्शन यानी कि एक्स मिल जाएगा। जैसे देखें पहले वाले में मैंने साइन एक्स किया था तो मुझे डायरेक्ट मिल गया था मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन, तो मुझे उधर मज़ीद डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें देखिए कि मुझे जो साइन 2x दिया था इसमें मुझे डेरिवेट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले पावर अप्लाई करनी थी, फिर विदाउट पावर अप्लाई किया मैंने डेरिवेटिव। एक और ठीक है, इसमें मुझे क्या हुआ, डायरेक्टली नहीं मिला। ठीक है, मैंने पहले पावर लॉ अप्लाई किया, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मुझे ठीक है, अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स के बजाय अगर मुझे देखिए पहले साइन का पावर बढ़ाई थी, अब साइन के एंगल का कोफिशिएंट बढ़ा दे, उस सूरत में भी मैं चेन रूल अप्लाई करूँगी। लेकिन होगा क्या, पहले वाले में मैंने पावर फर्स्ट अप्लाई की थी, देन फंक्शन पे अप्लाई किया था, क्योंकि पहले पावर आती फिर फंक्शन। ठीक है, लेकिन अब इधर पहले चीज़ क्या आ रही है, फंक्शन फिर उसका एंगल आएगा ना, तो मैं साइन पे अप्लाई करूँगी तो वो cos 3x में तब्दील हो जाएगा एज इट इज़। अच्छा, एंगल एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि उसके एंगल पे भी डेरिवेट करते हैं, लेकिन क्या cos x होता है तो x जो है वो 1 हो जाता है, तो हम उसको डेरिवेट नहीं करते। लेकिन जब 1 से ज़्यादा हो पावर या कोफिशिएंट तो हम उसे करके डेरिवेट दिखाते हैं। तो 3x पे अप्लाई करेंगे तो x ऑब्वियस सी बात है 1 हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ 3 बचेगा और cos 3x एज इट इज़। ठीक है, तो आपको ये एक चेन रूल है कि आपके पास ज़रूरी नहीं कि फंक्शन कुछ भी, यानी कि पहले पावर आएगी या फंक्शन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपको जब भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो उसे हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है और जो वेरी फर्स्ट फंक्शन आएगा आपको उसी को डेरिवेट करना है। जैसे पहले साइन स्क्वायर था तो पावर पहले आ रही थी, तो पहले मैंने पावर की देन फंक्शन। अब देखिए इसमें पहले फंक्शन आ रहा है फिर एंगल, तो मैंने पहले फंक्शन किया फिर उसको एंगल को डेरिवेट किया। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन रूल। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन रूल से क्या मतलब है, मतलब ये कि मुझे ये बात पता है कि चेन रूल एक सीरीज़ ऑफ डेरिवेटिव होता है। मेरे पास अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो वो जब मैं फंक्शन को सबसे पहले डेरिवेट करती हूँ, देन मैं किसको डेरिवेट करती हूँ, उसके वेरिएबल को डेरिवेट करती हूँ। लेकिन उस वेरिएबल, जब मैं फंक्शन को डेरिवेट करके जब मैं वेरिएबल पे पहुँचूँ तो उस वेरिएबल की जगह मुझे एक और फंक्शन दे दिया जाता है, तो उसे मैं क्या कहती हूँ, चेन रूल। ठीक है, यानी कि फंक्शन और फिर हमारे पास तरीका क्या होता है, उसके वेरिएबल को डेरिवेट करना है। लेकिन जब फंक्शन को मैं डेरिवेट करके उसके वेरिएबल पे पहुंचूँ तो पता चला कि वेरिएबल की जगह एक और फंक्शन दिया हुआ है। जब मैं उस फंक्शन को डेरिवेट करूँ तो पता चला वो फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था उस जगह एक फंक्शन दिया हुआ है। तो मेरे 1 बाय 1 मैं डेरिवेट करती जाती हूँ फंक्शंस को, तो मेरे पास एक सीरीज़ बनती जाती है जिसे मैं चेन रूल कहती हूँ।
जैसे ये यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि मुझे सबसे वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है f, लेकिन अब f के साथ मुझे क्या लिखा हुआ मिलता था x, लेकिन x की बजाय अब क्या मुझे दिया हुआ है g। जी मतलब यानी कि जैसे ही आप f को डेरिवेट करके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो वो भी एक फंक्शन होगा। जैसे ही आप g को डेरिवेट करेंगे आपको एक नेक्स्ट फंक्शन मिल जाएगा डेरिवेटिव्स के लिए, उसको डेरिवेट करेंगे तो फिर आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हो सकता है कि फंक्शन दो भी हो, यानी f के बाद g पे ख़त्म हो जाए, या हो सकता है h से भी आगे फंक्शन चले, डिपेंड करता है कि एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे क्या दिया हुआ है sin ln e2x, ये एक एग्जाम्पल दे दी है कि जिसको मुझे डेरिवेट करना है। अब देखें ये एक मेरे पास फंक्शन एक नहीं है, एक बड़ा फंक्शन है, यानी कि साइन। अब साइन जिस वेरिएबल पर डिपेंड करता है वो उसका एंगल होता है, लेकिन एंगल की जगह क्या दे दिया मुझे ln, सेकंड फंक्शन। सेकंड के बाद ln भी किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उसकी जगह मुझे थर्ड फंक्शन दिया एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल भी एक अगले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो उसकी पावर, लेकिन इन्होंने पावर भी बढ़ा दी। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे एक नहीं एक से ज़्यादा फंक्शन को डेरिवेट करना है। डेरिवेशन का तरीका क्या होगा कि मैं लेफ़्ट साइड से शुरू करूँगी डेरिवेटिव्स लेना, और उसके बाद वन बाय वन डेरिवेट करते जाऊँगी। जैसे मैं सबसे पहले कंसीडर करूँगी y इज इक्वल्स टू साइन ln e2x, और उसके बाद सबसे पहले डेरिवेट करूँगी मैं साइन x को। साइन x को क्यों करूँगी, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर है। अब जैसे ही मैं साइन x को डेरिवेट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि साइन x को डेरिवेट करते ही मैं वो किस में तब्दील हो गया, कॉस में। ठीक है, और पूरा क्योंकि उसका एंगल जो भी है, जितने भी फंक्शन होंगे वो पूरा एंगल लिखा जाएगा, वो उसे एंगल में काउंट किया जाएगा। मैं साइन से जैसे ही क्लियर होकर कॉस की तरफ गई, अब उसके एंगल पे डेरिवेट करने, तो पता चला कि वो एंगल एक एन अदर फंक्शन है। अब मैं सेकंड फंक्शन एल एन को डेरिवेट करूँगी। ठीक है, जब मैं सेकंड फंक्शन एल एन को डेरिवेट करूँगी तो वो क्या होगा, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता है क्या, कि जैसे ही मैं एल एन को डेरिवेट करती हूँ तो वो चीज़ 1 करके आ जाती है, यानी जो भी वैल्यू होती है 1 में चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 में चेंज होकर e2x में तब्दील हो गई। जैसे ही मैं एल एन के फंक्शन को डेरिवेट करके e2x यानी एल एन 1 में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही मैं इस डेरिवेट करके इसको फ्री हुई तो मुझे अब उसके एंगल यानी जो एल एन का जो पावर, वो एल एन के साथ जो फंक्शन जिस वेरिएबल का फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है वो e2x होती है, वो मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगी, इस नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। अब जब मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो आप देख सकते हैं कि e2x एज इट इज़ e2x में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिफोर और आफ्टर डेरिवेटिव एक ही रहता है। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर डेरिवेटिव एक ही जैसा होने की वजह से क्या होगा कि ये आफ्टर डेरिवेटिव भी यही आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे होने की वजह से, मल्टीप्लाई और डिवीजन होने की वजह से। अब क्या होता है, मैं एक्सपोनेंशियल की पावर, ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था, पावर अगर 1 हो यानी कि एक्सपोनेंशियल खाली x हो तो फिर मैं x को डेरिवेट करके नहीं दिखाती क्योंकि वो 1 में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर पावर ज़्यादा हो या कोफिशिएंट हो तो फिर मुझे उसको डेरिवेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी, इसके 2x को अब डेरिवेट कर दूँगी, और जैसे ही 2x को डेरिवेट करूँगी ये x तो ख़त्म हो जाएगा और ये मुझे पास 2 मिल जाएगा, लाइक दिस वन। और क्या हो जाएगा, 2 cos 2e2x, ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। अब हम डेरिवेटिव्स के फर्स्ट एग्जांपल या एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें साइन ln x क्यूब दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जो साइन का फंक्शन दिया है चेन रूल अप्लाई करने के लिए, उसका फंक्शन का जो वेरिएबल है उसकी जगह एक और फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, और ln का फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उस जगह वेरिएबल की जगह एक उस वेरिएबल के ऊपर एक पावर भी अप्लाई करके दे दी गई है, यानी सिंगल पावर नहीं बल्कि क्यूबिकल पावर मुझे दे दी गई है। अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगी, चेन रूल से।
चेन रूल पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पूरे फंक्शन को y के बराबर कंसीडर कर लूँगी। y के बराबर कंसीडर करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, साइन से, यानी सबसे लेफ्ट जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है साइन, ठीक है, इससे डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करूँगी। क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को जो है वो y के बराबर कंसीडर कर लिया। अब मैं इसको साइन से डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करूँगी। साइन इज़ अ वेरी फर्स्ट फंक्शन, तो मैं इससे स्टार्ट करना शुरू करूँगी अपने डेरिवेटिव को, और फिर ln x क्यूब की तरफ मूव करूँगी। तो जब मैं साइन की तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो देखिए साइन पूरी चीज़ कॉस में तब्दील हो जाएगी, एंगल, अच्छा साइन कॉस में तब्दील हो जाएगा विथ एंगल, यानी एंगल एन एक्स क्यूब ही रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ साइन लिख को कॉस में तब्दील कर दी जाए, बल्कि पूरा फंक्शन विथ एंगल आएगा। अब साइन के ऊपर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करके कॉस में तब्दील कर दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ln। तो अब मैं अपना जो अगला डेरिवेटिव यानी कि सीरीज़ का नेक्स्ट स्टेप होगा वो ln पे डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। मेरे पास साइन के बाद अब नेक्स्ट फंक्शन है ln, तो ln पे अब मैं अपना डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। जब मैं इस पे अपना डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो होगा क्या कि देखें, जो मेरे पास की कॉस की वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है, कॉस की वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ गई, और ln x क्यूब आप देख सकते हैं ln जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो ln के साथ जो भी फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी 1 समथिंग करके। तो ln के साथ क्या था, x क्यूब, तो वो किस में चला गया, डिनोमिनेटर में। तो अब इसका मतलब है ln भी डेरिवेटिव हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अपने नेक्स्ट फंक्शन पे अप्लाई करूँगी जो कि है क्या, x क्यूब। जब मैं x क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, आपको पहले ही बता दिया था, अगर किसी चीज़ यानी कि जो ln का जो जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, कोफिशिएंट 1 हो, तो फिर हम अप्लाई नहीं करते डेरिवेटिव। जैसा अंडरस्टूड सी बात है, 1 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x क्यूब, तो अब हमें इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर मोर देन 1 है। जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो होगा क्या, ये पावर फंक्शन के साथ नीचे उतर जाएगी, बाकी तो प्रीवियसली चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, और 3 में से 1 माइनस करूँगी तो 2 हो जाएगा। अब ये चीज़ मेरे पास सिंप्लीफाई होकर सिंपली आ जाएगी। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर कॉस ln x क्यूब अपॉन x क्यूब। अब x स्क्वायर जो है मेरा x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब से कैंसिल होगा तो सिर्फ डिनोमिनेटर में x टू पावर 1 बचेगी। तो मेरे पास सिंप्लीफाई होकर जो फाइनल आंसर क्या आएगा, मेरे पास सिंप्लीफाई होकर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 cos ln x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है x क्यूब से, तो सिर्फ 3 बचेगा, और x क्यूब क्योंकि स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, x टू पावर 1। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव को एक एग्जाम्पल से। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, अब हम सेकंड एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है, हमें एक डेरिवेटिव अप्लाई करना है जिसमें मुझे क्या दे दिया है, ln यानी कि लॉग का फंक्शन, और उसके साथ मुझे एक पॉलिनॉमियल फंक्शन दे दिया है। अच्छा, अगर लॉग के फंक्शन का एंगल साथ होता है तो फिर हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन आप देखें कि ln जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उस वेरिएबल को इन्होंने एक पॉलिनॉमियल बना के हमें दे दिया है, ठीक है। अब हमें इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले इस पूरे फंक्शन को हम किसके बराबर कंसीडर कर लेंगे, y के बराबर। जब हम इस पूरे फंक्शन को y के बराबर कंसीडर कर लेंगे तो अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करना शुरू करेंगे लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट में वेरी फर्स्ट चीज़ क्या है, ln का एंगल है ना, ये पॉलिनॉमियल, तो सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे ln पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब हम ln पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो ln जिस चीज़ पे अप्लाई होता है वो चीज़ 1 अपॉन समथिंग में आ जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो हम क्या होगा, जब हम ln का फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन समथिंग में आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो उसका एंगल होगा ln का, तो क्या है 3e
2x माइनस 1। ठीक है, ln के फंक्शन पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, उसके एंगल या उसके जो वेरिएबल है उसके ऊपर अप्लाई करना। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल के ऊपर अब हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो पॉलिनॉमियल के ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो सिंपली क्या होगा कि इसके ऊपर पॉलिनॉमियल्स की तरह डेरिवेटिव अप्लाई होगा। पॉलिनॉमियल्स की तरह किस तरह डेरिवेटिव अप्लाई होगा कि फर्स्ट चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट पे डेरिवेट कर चुके हैं। अब सेकंड क्या है, पॉलिनॉमियल। हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि जब हमें कोई कांस्टेंट और फंक्शन दे दिया जाए तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और हम फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये क्विक रूल होता है। तो क्या हुआ, जब मैंने डेरिवेटिव e2x पे यानी एक्सपोनेंशियल इस टू पावर 2x पे अप्लाई किया तो वह एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल बिफोर डेरिवेटिव और आफ्टर डेरिवेटिव एक ही जैसा होता है। तो वह एज इट इज़ आ गया। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल की जो मुझे पावर दी गई है 2x, अगर वो मुझे 2x के फॉर्म में दी गई है, इट मीन्स दैट कि अभी भी मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है उसकी पावर पे। अगर पावर मुझे 1 दे दी जाती यानी खाली x दे दी जाती तो उसका कोफिशिएंट और पावर दोनों 1 थी तो मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब 2x तो अगला डेरिवेटिव 2x पे अप्लाई होगा, जबकि 1 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्विक रूल नंबर 1। और क्या होगा, जो 1 होगा ये कांस्टेंट है तो जब इस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं अपना अगला डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल पावर पे अप्लाई करूँगी। जब मैं एक्सपोनेंशियल पावर पे अपना डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, मेरे पास सिंपल मेरे पास क्या होगा कि ये 3x² अपने का एज इट इज़ 3e2x एज इट इज़ 2x पे अप्लाई करूँगी, x ज़ाहिर से 1 बन जाएगा और 2 मेरे पास नीचे यानी कि आफ्टर डेरिवेटिव बच जाएगा, जबकि 0 ज़ाहिर से -0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास ये वैल्यू बचेगी। और लास्टली मैं क्या करूँगी, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करूँगी और सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो देखें 3 2 6 e2x² वो 2x एज इट इज़ और नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़। अब हम एक नंबर 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं डेरिवेटिव्स की। आप इसमें देखिए कि जो आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक जो डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है वो पूरा एक रूट का फंक्शन दिया हुआ है। पहले आपको इससे पहले कभी फ्रिक्शन पावर नहीं दी थी। पिछले 2 डेरिवेटिव्स के एग्जांपल में हमने नहीं देखा था कि हमें पावर फ्रिक्शन में दी गई है। देखिए रूट एक फ्रिक्शनल पावर है, इसके अंदर फिर मुझे एक साइन फंक्शन दिया हुआ है रूट के अंदर, और एक साइन का जो वेरिएबल जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है साइन का फंक्शन वो मुझे किस में दिया हुआ है, पॉलिनॉमियल्स में। ठीक है, यानी इस पे हमें 3 दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई करना है। फर्स्ट फ्रिक्शनल पावर और रूट, सेकंड साइन और थर्ड पॉलिनॉमियल। अब सबसे पहले मैं इस फंक्शन को साइन के बराबर वो y के बराबर कंसीडर कर लूँगी, पूरे फंक्शन को y के बराबर कंसीडर कर लूँगी। और देखिए इस रूट को मैंने सबसे पहले पावर में चेंज कर लिया। रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। मैंने इस पावर को रूट की पावर को हाफ में चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेफ़्ट साइड से फंक्शन स्टार्ट करूँगी, यानी कि लेफ़्ट साइड से डेरिवेट फंक्शन को करना शुरू करूँगी। तो सबसे वेरी फर्स्ट फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन सा फंक्शन है, रूट का फंक्शन है, यानी कि उसको जिसको मैंने पावर में चेंज किया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, देखें पावर रूल अप्लाई करूँगी। क्या होगा कि जो पावर है ये फंक्शन के साथ नीचे आ जाती है। ठीक है, और देखिए पूरा फंक्शन एज इट इज़ आ गया जो रूट के अंदर था। अब क्योंकि पावर लॉ अप्लाई हुआ है, पावर फंक्शन के साथ नीचे आई और पावर पे से 1 माइनस होगा। ये पावर लॉ है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। फंक्शन में से -1 वो फंक्शन की पावर में से -1 कर दिया। और मैंने डेरिवेटिव अब किस पे अप्लाई किया, पावर पे अप्लाई हो चुका है तो पावर ख़त्म, अब विदाउट पावर अप्लाई होगा। तो विदाउट पावर मतलब अब वेरी फर्स्ट फंक्शन लेफ्ट से कौन होगा, पावर के बाद साइन। तो अगला जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा वो किस पे अप्लाई होगा, साइन फंक्शन पे। अब मैं जब इस पे अप्लाई करूँगी तो देखिए क्या होता है, हाफ एज इट इज़, ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, लेकिन हाफ
ऐसी बात है, 1 माइनस का है तो जब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही आएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन बड़ी साइन किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यानी पावर में जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। d/dx अब मैं साइन पर अप्लाई करूँगी तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, सिंपली कॉस में चेंज हो जाएगा विथ एंगल, ठीक है, विथ एंगल। अब मेरा अगला डेरिवेटिव साइन से कॉस में चेंज हो चुका है, तो अब नेक्स्ट डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, अब ये नेक्स्ट डेरिवेटिव पूरे पॉलिनॉमियल पे अप्लाई होगा। तो अब यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब नेक्स्ट डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करने वाली हूँ, पॉलिनॉमियल्स पे, जो कि साइन का एंगल है। जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी तो अब होगा क्या, देखें, जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो देखें पूरी चीज़ ये एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि देखें सबसे पहले क्या आ गया, कॉस, ये आ गया, पूरी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ, इस चीज़ के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ, तो यह एक है मेरे पास पॉलिनॉमियल। और मुझे पॉलिनॉमियल के लिए एक रूल पता है कि कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन दे दिया जाए तो हम कांस्टेंट को छोड़ते हैं और फंक्शन पे हम क्या अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट क्या है, 1/3, तो ये एज इट इज़ छोड़ दिए। जब मैं फंक्शन पे अप्लाई करूँगी डेरिवेटिव तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, 2x में, यानी पावर नीचे आएगी 2 और 2 में से 1 माइनस होगा पावर में से, तो x बचेगा, ठीक है। और 3 एज ए कांस्टेंट डिनोमिनेटर में एज इट इज़। जब मैं किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करती हूँ, ये सेकंड क्विक रूल है, ये सेकंड क्विक रूल था, ये फर्स्ट क्विक रूल है कि जब दो पॉलिनॉमियल प्लस माइनस के साथ आए तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो क्या होगा, जब मैं किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करूँगी तो वो 0 बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1/2 है, 1 के साथ तो ये ऊपर वाली चीज़ न्यूमिनेटर की एज इट इज़, 2 नीचे है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और देखिए पावर हाफ है, वो भी माइनस के साइन के साथ, तो इसे मुझे प्लस की साइन में कन्वर्ट करना है। तो प्लस की साइन के लिए इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा, प्लस का साइन आपको पता है रूट के बराबर होता है। अब देखिए ये वाला 2 न्यूमिनेटर में है, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना रह जाएगी। सिंप्लीफिकेशन मेरी क्या होगी नेक्स्ट, ये देखें dy/dx अपनी प्लेस पर एज इट इज़, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ये x बचा है तो ये आ गया, ठीक है। कॉस है ये यहाँ पे आ गया और पूरे पॉलिनॉमियल के साथ 0 ख़त्म, और ये 3 जो है डिनोमिनेटर का ये यहाँ पे आ गया और बाकी सारे फंक्शन न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में मौजूद है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर आज के लेक्चर के मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग की बुक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके या उसके ऊपर लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।